हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th के चैप्टर 2 की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। ये टॉपिक आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। देखिए, मानव और दूसरी जीवधारी आपस में मिलकर एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तंत्र का एकमात्र हिस्सा हम हैं और अपने अस्तित्व के लिए हम वायु, जल, वनस्पति, जीव जंतु सभी तत्वों पर निर्भर होते हैं कहीं ना कहीं। इस तंत्र में वन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं वन, बाकी सभी दूसरे जीव इस पर निर्भर होते हैं। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% हिस्सा यानी लगभग 16 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, है ना। देखिए, हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य जीव उपजातियां हैं, ठीक है। 47,000 वनस्पतियां हैं और इसमें से 15,000 क्या है कि भारतीय मूल की हैं, स्थानीय वनस्पतियां हैं। लुप्त होने के कगार पे चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, इसके सिवा पहाड़ी कोयल, फिर जंगली चित्तेदार उल्लू, ये सभी प्रजातियां हैं, है ना। देखिए, बात करें अगर लुप्त होने का खतरा किन पे है, तो स्तनधारियों में 79 जातियां हैं, 79 जातियां स्तनधारियों में, पक्षियों में 44, सरीसृप में 15, स्थलचरों में 3 और पादप जातियों में 1,500 ऐसी जातियां हैं जो कि लुप्त होने का खतरा जिन पे मंडरा रहा है। हाँ, इसके अलावा फूलदार वनस्पति और ऋणधारी प्राणियों की लुप्त दर प्राकृतिक दर से 50 से 100 गुना ज़्यादा है। देश में वन आवरण क्षेत्रफल 78.92 मिलियन हेक्टेयर के लगभग है। सघन वन कितने हैं? 12.24% है ना। देखिए, 1997 में से 10,098 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है सघन वनों में। खुला वन कितना है? 8.99%। मैग्रोव वन कितना है? 0.14%। अब हम बात कर लें थोड़ा सा IUCN के बारे में, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संरक्षण संघ के बारे में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संरक्षण संघ के पौधों और पक्षियों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। इसमें स्थानीय पौधों, इसमें बहुत सारे पौधों के प्रकार, बहुत सारी जातियां हैं, जैसे सामान्य जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है, जैसे पशु हो गए, शाल, चीड़, ये सभी। संकटग्रस्त जातियां हैं कुछ जिनमें लुप्त होने का खतरा है और विषम परिस्थितियां अभी इनके लिए बनी हुई हैं, है ना। और इससे क्या हो सकता है, अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे इनकी संख्या घट भी सकती है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, फिर संघाई, है ना, इस तरीके से। सुमेध क्या होता है, जिनकी संख्या घट रही है और अगर इस पर प्रभाव नहीं पड़ा, अच्छा सही प्रभाव नहीं पड़ा, परिस्थितियां नहीं बदली, तो ये संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। जैसे नीली भेड़ हो गया, एशियाई हाथी हो गया, गंगा नदी की डॉल्फिन हो गई, है ना। दुर्लभ प्रजातियों की बात करें तो संख्या बहुत ही कम है, ऐसे दुर्लभ प्रजाति में आते हैं। स्थानिक जातियों की बात करें तो देखिए, प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं अंडमानी, यहाँ पे अंडमानी टील को ले सकते हैं, फिर इसके सिवा निकोबारी कबूतर, फिर अंडमानी जंगली सूअर ले सकते हैं आप, है ना। अरुणाचल के मिथुन ले सकते हैं आप, है ना, इस तरीके से। आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में लिख दिया है सब कुछ, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, लुप्त जातियों की बात करें तो वे सब जो कि लुप्त हो चुके हैं, खो चुके हैं, खोजने पर अनुपस्थित पाए जाते हैं स्थानीय क्षेत्रों में, देश प्रदेश, महाद्वीप, पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं है, सब जगह से लुप्त हो गए हैं, जैसे कि एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये सभी। देखिए, भारत में नोट कर लीजिएगा कि भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में हुआ। वन सर्वेक्षण 1951 से 1980 में 26,200 वर्ग किलोमीटर जो है वन क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। कृषि का जो एक मॉडल होता है ना, झूम कृषि, झूम खेती अथवा स्लैश एंड बर्न,
जो कृषि होती है इसमें बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जाती है। इसके सिवा नदी घाटी परियोजनाओं से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्या होता है कि 1952 में लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर वन साफ कर दिए गए नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत। नर्मदा सागर परियोजना में 4 लाख हेक्टेयर वन जो है जलमग्न हो गए थे। वन संसाधनों की बर्बादी के बात करें तो इनके 2 मुख्य कारक हैं, एक है पशुचरण, दूसरा है ईंधन के लिए लकड़ी कटाई। देखिए, वन कटाई के परोक्ष परिणाम सूखा, बाढ़ आदि आते हैं इससे। ठीक है, वन विविधता को कम करने के कारक कौन कौन से हैं? वन्य जीव के आवास तथा विनाश, इसके सिवा जंगली जानवरों का शिकार, पर्यावरणीय प्रदूषण, है ना, इस तरीके संसाधनों का हद से ज़्यादा यूज होता है, हद से ज़्यादा उपभोग होता है, जिस वजह से जैव विविधता में जो है कमी आ रही है। धीरे धीरे घर ही हट जा रहे हैं ना जानवरों के। देखिए, वन और वन्य जीवों का संरक्षण बेहद जरूरी है, इससे पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को संरक्षित रखती है वन, है ना। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात कर लेते हैं हम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें संशोधन भी हुआ है, तो हम संशोधन की बात बाद में करेंगे, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है? देखिए, 1972 में लागू हुआ था ये अधिनियम। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 में क्या हुआ था कि सैकड़ों तितलियां, पतंगे, भृगु, फिर एक ड्रैगन फ्लाई को शामिल कर लिया गया और 1991 में पौधों की 6 जातियों को इसमें शामिल कर लिया गया। अब देखिए, इसके संशोधन की भी बात कर लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण या अधिनियम 1972 में संशोधन की बात कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानिए। देखिए, वर्ष 1972 में पारित यह अधिनियम मुख्यतः वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान करता है तथा इसका संबंध राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों की घोषणा और अधिसूचना से है। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात यह है, जिसे हमें अभी पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स है, मैक्स ऑफ 4 से 5 पॉइंट्स से आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए कि अधिनियम में यह प्रावधान है कि वन्य जीवों और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय पार्कों और पशु विहारों की स्थापना के लिए नियम बनाए जाए। दूसरा पॉइंट है कि इस अधिनियम के तहत प्रोजेक्ट टाइगर, इसे आप नोट कर लीजिए कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई टाइगरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। इस अधिनियम में जहां शेर, चीता, बंदर, भेड़िया, लोमड़ी और जंगली कुत्तों को संरक्षण के दायरे में लाया गया, वहां लुप्त प्राय वन्य जीवों को सूचीबद्ध कर उन्हें लुप्त प्राय घोषित किया गया। वर्ष 2002 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और इसे और कठोर बनाया गया। इसके तहत स्थानीय जनता द्वारा संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी गई। यह अधिनियम यह व्यवस्था देता है कि अधिनियम के तहत प्रदान किए गए परमिट या लाइसेंस की शर्तों को कोई भंग नहीं करता हो, कोई भंग ना करता है तो यह आपराधिक, कोई भंग अगर ना करे और अगर कर लेता है तो यह आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष का कारावास हो सकता है, 25,000 का अर्थदंड लगाया जा सकता है। इसके सिवा दोनों भी हो सकते हैं, है ना। थोड़ा सा आप जानिए भारतीय वन्य जीव संस्थान के बारे में। देखिए, भारतीय वन्य जीव संस्थान को WII भी कहते हैं, ठीक है, WII भी कहते हैं। WII क्या है? देखिए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में वर्ष 1982 में स्थापित किया गया इसे। यह संस्थान दक्षिण पूर्व एशिया में वन्य जीव संरक्षण के प्रशिक्षण और खोज तथा प्रबंधन के मामले में प्रतिष्ठित संस्थान है। इसका उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण के बारे में सटीक जानकारी और ज्ञान देना और वन्य विज्ञान के साथ मुख्य क्रियाकलापों के माध्यम से विभिन्न वर्गों की मदद करना। अब आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, ऑपरेशन थंडरबर्ड। ऑपरेशन थंडरबर्ड क्या है? देखिए, 30 जनवरी से 19 फरवरी 2017 के मध्य वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी WCCB द्वारा भारत में ऑपरेशन थंडरबर्ड चलाया गया। वास्तव में यह वन्य जीवों के प्रति हो रहे अपराध को नियंत्रित करने के लिए 43 देशों में इंटरपोल द्वारा परिचालित अभियान का
कूट नाम था, यानी कोड नेम था। यह अभियान बहुप्रजातीय जीवों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था, है ना। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये क्या है? बहुत सारे भारत में राष्ट्रीय उद्यान हैं, यहाँ पे हम अभी बात करेंगे इनकी। देखिए कि जम्मू कश्मीर, इसकी बात पहले बात कर लेते हैं, फिर बाकियों की बात करेंगे, है ना। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, डोंट वरी। देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है ये, जो वर्ष 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। इनको बिल्कुल नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला यह पहला पार्क था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ संरक्षित क्षेत्र और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है यह, है ना। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है ये, इसे ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरीन पार्क, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यूरोपीय संघ द्वारा अंटार्कटिका के रॉस सागर में दुनिया का सबसे बड़ा मरीन पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क के लिए 15.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को संरक्षित किया जाएगा। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आवाज फाउंडेशन ने दक्षिणी महासागर में मरीन पार्क बनाने के लिए अभियान चलाया था। वैज्ञानिकों के अनुसार रॉस सागर धरती की अंतिम मरीन कोस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है। अब देखिए बाघों की प्रजातियों की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, बाघ परियोजना की सबसे पहले बात करेंगे, फिर बाघों की प्रजातियों की बात करेंगे। अब चलिए बाघों की प्रजातियों की बात कर लेते हैं। 3 ही प्रजातियां हैं। देखिए विश्व में बाघ की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु इनमें से अब 6 प्रजातियां बची हुई हैं। कौन कौन सी ये प्रजातियां हैं? बंगाल टाइगर, यह मुख्यतः भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। इंडो चाइनीज टाइगर, यह मुख्यतः कंबोडिया, चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम में पाए जाते हैं। फिर मलयान टाइगर, ये मुख्यतः मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। फिर सुमात्रा टाइगर, यह केवल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर ही पाए जाते हैं। फिर साइबेरियन टाइगर, इसे अमूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, यह साइबेरिया के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। फिर छठा है दक्षिण चीन टाइगर, यह एमॉय या झियामेन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। भारत विश्व में 70% बाघों का आवास स्थल है। NTCA और अन्य वैश्विक संस्थानों द्वारा समय समय पर भारत के बाघ आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की गणना की जाती है ना। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या है, इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए। इसमें से पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए स्थापना इसकी 1973 में हुई थी। उद्देश्य है इसका बाघों के सर्वांगीण रूप से संरक्षण करना। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव परियोजना है ना। नेतृत्व कौन करता है? कैलाश सांखला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है ना। इसे आप नोट कर लीजिएगा। शुभारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल को 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में जो है इससे बाघ परियोजना से आरंभ हुआ था। इसका नाम में परिवर्तन कब हुआ? इसका 4 सितंबर 2006 को बाघ परियोजना निदेशालय का नाम बदल करके राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का नाम रख दिया गया था। इसका बाघ अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 50, 18 राज्यों में विस्तृत हैं ये। विशेष क्या है इसके बारे में? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। विशेष जैसे जनवरी 2011 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 3 क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर, गुवाहाटी और बेंगलुरु की स्थापना की थी। एक्शन टाइगर योजना क्या है? बाघों के खतरे में
बड़े अस्तित्व को बचाने के लिए विश्व के कई वन्य जीव संगठनों ने एक्शन टाइगर नाम से एक योजना शुरू की है। इसमें इस संकटग्रस्त जीव को बचाने के लिए 12 उपाय बताए गए हैं। इसके सिवा देखिए, सरिस्का आभरण से शुरू हुई यह योजना बाघों की उपस्थिति वाले सभी 12 देशों में लागू की गई है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया यानी कैलाश सांखला, ये कौन है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 1992 में पद्मश्री से अलंकित राजस्थान के कैलाश सांखला भारत में बाघों पर किए गए अपने कार्यों से जाने गए हैं और उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो आज के लिए मैं ये वीडियो यहाँ पे रोकती हूँ। इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द, इनफैक्ट आज ही थोड़े टाइम बाद आपको मिल जाएगा। तो जब तक आप नोट्स जरूर बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।